हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। कल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का सेकंड टेस्ट मैच खेला जाना है दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम पे। और ये मैच बहुत ही मायने रखेगा टीम इंडिया के लिए, क्योंकि WTC के पॉइंट्स इस पर मैटर करते हैं। और अगर ये मैच कल टीम इंडिया, मतलब कल नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस डे पे भी जीतती है तो वो WTC में सेकंड रैंक पे चली जाएगी, जो कि फाइनल खेलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो इस नज़र से हम बात करेंगे। और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए बोलने को कुछ नहीं है यार। मतलब मुझे नहीं लगता है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में कोई सुधार आ रहा है या सुधार आ पाएगा या कैसे आएगा, इसका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को फंड करना चाहिए, फंडिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे हेल्प करना चाहिए। बट एक बहुत ही प्यारी बात रविचंद्रन अश्विन ने कही कि बॉस, फंडिंग तो सभी लोग कर देते हैं या फंडिंग कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, बट वो फंडिंग जा कहाँ रहा है ये हमको देखना है कि हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को बहुत बोलना आसान है कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करिए। भाई, जो प्लेयर खेल रहे हैं वो अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो वो कैसे अपना जी जान से एफर्ट लगाएंगे? वो तो उसको तो दिख रहा है कि सामने की लीग क्रिकेट आ गई है, लीग क्रिकेट में ज़्यादा पैसा है, तो मेरे को अपने घर परिवार चलाना है, तो मेरे को लीग क्रिकेट ही खेलना होगा। नेशंस के लिए खेलोगे तो पैसा नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ इंडिया में है कि जो नेशन में खेलता है उसको पैसा अच्छा मिलता है, स्पॉन्सर अच्छा मिल रहे हैं और आपको ब्रांड वैल्यू अच्छा है, एडवर्टीजमेंट्स मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उससे कमाई अच्छी हो जाती है। बट वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में ऐसा नहीं है। आपको पैसे बहुत ही लिमिटेड हैं, पैसे बहुत नपे तुले मिलते हैं, उससे आप घर परिवार ही चला सकते हो और कुछ नहीं कर पाओगे। जब वो क्रिकेटर्स बाहर अपने ही मुल्क के दूसरे प्लेयर्स को देखते हैं जो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं और जो पैसे से लबालब भरे हुए हैं, उनको देख करके किस तरीके से का फीलिंग आता होगा वो हर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कीबोर्ड पे लैपटॉप पे देख करके बोलना कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को यहाँ से इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये है वो है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी उस पर कोई बात नहीं करता। ग्राउंड के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है यार। उनके पास ग्राउंड फैसिलिटी जो होगा, अगर बारिश आ गई तो 2 दिन 4 दिन उनको प्रैक्टिस रुक जाता है, क्योंकि पिच को सुखाने में और ग्राउंड को तैयार करने में, वो इंटरनेशनल लेवल का पिच बनाने में बहुत मेहनत लगती है। उनके प्लेयर्स प्रैक्टिस तक नहीं कर पाते हैं। बहुत पीछे है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट। और जब वो ये प्लेयर्स आते हैं वेस्ट इंडीज़ के, और जब वो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, पैट कमिंस और इन सब के अगेंस्ट में खेलते हैं ना, तो लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। लेवल कुछ है ही नहीं। इस पर भी हम धीरे से बात करेंगे आगे चल करके, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मैच रिव्यू की। तो ये मैच जैसा कि दिल्ली में खेला जाना है, और दिल्ली में कभी भी बारिश हो रही है पिछले 2-3 दिनों से कि कभी दिन में, कभी रात में, कभी सुबह, कभी ना कभी बारिश हो रही है। और मैच, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दिन ऐसा होगा जहाँ पे बारिश का खलल नहीं आएगा। दूसरा ये लगता है मुझे कि ये मैच को बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। अनदर क्विक फिनिश यू कैन एक्सपेक्ट, और वन साइडेड, एक तरफा मैच होगा, ये भी आप एक्सपेक्टेशन ले लो। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की यही जीत होगी मेरे हिसाब से, कि वो इंडिया को सेकंड बैटिंग करवा दे। मतलब इंडिया 2 बार इनिंग खेल ले, यही वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए जीत है। और ये ईच स्टेप बाय स्टेप उनको चलना पड़ेगा। अब डैरेन सैमी जैसे प्लेयर को अगर आप कोच बना के चल रहे हो टेस्ट क्रिकेट में, तो इससे पता चलता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। डैरेन सैमी ही इज ए T20I प्लेयर यार, उसको आप टेस्ट मैचेस का कोच बना करके चला रहे हो। मतलब थूक से पतंग को जोड़ करके उड़ाओगे तो वो पतंग कभी बनेगा ही नहीं, कभी पतंग उड़ेगा ही नहीं। आपको कोई भी चीज को बनाने के लिए बेस चाहिए। ओटिस गिब्सन इनका पास अच्छा कोच था, पता नहीं वो कहां गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल के जो पिच है वो टर्न स्पिन को ज़्यादा फ्रेंडली होगी, बिकॉज यहाँ पर जो मिट्टी होती है ना, वो काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी में आप हमेशा देखे होंगे कि बॉल फंस के आता है, स्पिन ज़्यादा लेता है और ग्रिप होती है। इसीलिए यहाँ पर रविंद्र जडेजा, जो लास्ट टाइम इंडिया की टेस्ट मैच हुई थी दिल्ली में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे 10 विकेटें उन्होंने ली थी और टीम इंडिया वो मैच जीता भी था। ठीक है, तो ये दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं
तो वेस्ट इंडीज़ ने जो लास्ट टाइम इंडिया को टेस्ट मैच हराया था वो था शायद 2002 में। आई डोंट नो वेदर इट वाज इन दिल्ली और समवेयर एल्स, बट 2002 में वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को लास्ट टाइम हराया था टेस्ट मैच। उससे वेस्ट इंडीज़ बहुत कुछ सीख सकती है। लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ इंडिया को दिल्ली में हराया था वो 1987 में हराया था। ऑलमोस्ट आपका 28 साल हो चुके हैं इस बात को, सॉरी 38 ईयर्स हो चुके हैं वेस्ट इंडीज़ को दिल्ली में इंडिया को हराए हुए टेस्ट मैचेस। 5 विकेट से साथ जीती थी वेस्ट इंडीज़ वो मैच। ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है दिल्ली का अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, अगेंस्ट अदर कंट्रीज़ फॉर इंडिया। यहाँ पर पिचेस, ग्राउंड बहुत छोटा है, रन्स बहुत बनते हैं, और वेस्ट इंडीज़ को यहाँ पर अगर टॉस जीतते हैं तो फर्स्ट बैटिंग करनी चाहिए यहाँ पे अगेन। लास्ट टाइम जो हुआ था ग्रीन पिच थी, मॉइस्चर था पिच पे, लेकिन उनका इतना माइंडसेट था ना ऐसा कि इंडिया में अगर आप आए हो तो आप चौथे दिन खेल नहीं सकते हो, तो हमें फोर्थ बैटिंग नहीं करनी है। इसलिए उन्होंने टॉस में गड़बड़ी कर दी और इंडिया को फर्स्ट बॉलिंग दे दिया। अगर वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता हुआ था और टॉस जीतने के बाद अगर वो फर्स्ट फील्डिंग का फैसला करती ना, तो टीम इंडिया इतना रन नहीं बना पाती, और वो भी 200, 250, 300, 350 रन पे ऑल आउट होते हैं, और उसके बाद फिर आप बैटिंग करते तो इंडिया फिर से दोबारा बैटिंग करने आती। हो सकता है दोबारा जब बैटिंग करने आती तो 400-500 रन लग सकते थे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इंडिया को आप यहाँ पे 2 बार खिलवाते। आपको यही काम इस टेस्ट मैच में करना है, बट इस बार आप फर्स्ट बैटिंग करो, इंडिया को फर्स्ट बॉलिंग कराओ, उसके बाद कुछ टोटल दे दो 120, 130। आप टारगेट देखो, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को यहाँ पे ये टारगेट करना चाहिए कि मैं आउट नहीं होऊंगा। विकेट रन बने या ना बने मुझे मतलब नहीं है, अगर मैं लंच पे 50 पे 0 पे जाता हूँ या 30 रन पे भी 0 पे जाता हूँ, मेरे लिए वो अचीवमेंट होगा। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। एटलीस्ट आप पहले तो ड्रॉ का सोचो, पहले आप ये सोचो कि मेरे को टेस्ट मैचेस तीसरे दिन से चौथे दिन में लेके जाना है, चौथे से 5वें दिन लेके जाना है। एक बेबी स्टेप आपको लेने की यहाँ पे जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठा रखा है, लेकिन मेरा ये सवाल है, अश्विन ने भी उस बात को बोला है कि जो आईसीसी फंडिंग कर रहा है या जो भी नेशन फंडिंग करते हैं वेस्ट इंडीज में, वो एक्सपेंसेस पे ध्यान दे कि वो पैसे जा कहाँ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं वो पैसे। क्योंकि इतने सालों से वेस्ट इंडीज क्रिकेट की लेगेसी है, बट वहाँ पे ग्राउंड सही नहीं है, ग्राउंड प्रॉपर नहीं है। आने वाले समय में 2030-35 तक मेरे को लगता है वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट से आउट हो जाएगी। एक लेगेसी रही है भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट की। जब कोई क्रिकेट नहीं खेलता था, वेस्ट इंडीज क्रिकेट पे चैंपियन राज करती थी, तो वेस्ट इंडीज सभी लोगों के साथ क्रिकेट खेलती थी और उन लोगों को गेट मनी मिला करता था वेस्ट इंडीज के साथ खेलने के लिए। आज वो समय वापस आया है कि दूसरे नेशंस को, दूसरे बोर्ड्स को हेल्प करनी होगी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की, कि वो पैसे उनको मिले और वो पैसों की अकाउंटेबिलिटी हो कि वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, किस चीज़ पे खर्च हो रहे हैं। आपके पास सुपर सॉपर नहीं है जो बारिश आ जाए तो उसको जल्दी से सुखा सके, पिच को रेडी कर सके। इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं है आपके पास। वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में आपके डे नाइट मैचेस, मुझे नहीं लगता 2008, 9, 10 के बाद वहाँ पे डे नाइट मैचेस की तैयारियां की गई हैं और वहाँ पे होना चालू हुआ जब सीपीएल आया, वरना उससे पहले सारे मैचेस डे मैचेस होते थे वेस्ट इंडीज़ में। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को रिवाइव करना है तो उनको ग्राउंड लेवल पे वर्क करना पड़ेगा। अंडर 19 ए टीम आप फिक्स करो यार, कि हर टीम, जब भी कोई भी टीम एक दूसरे से खेल रही है तो उसकी ए टीम जरूर खेलेगी। अगर कोई बजट आ रहा है तो उस बजट को एलोकेट करो, इससे बहुत मदद मिलेगा। क्योंकि जो ए टीम में अच्छा करेगा वो ऑटोमेटिक टीम सिलेक्शन में पार्ट लेगा, और वो पिछड़ा हुआ फील नहीं करेगा कि मेरे को टीम से ड्रॉप कर दिया गया या मैं टीम में हिस्सा नहीं हूं। 2 फायदे होंगे। क्योंकि वेस्ट इंडीज हो गया, टीम लाइक श्रीलंका हो गए, टीम लाइक पाकिस्तान हो गए, टीम लाइक बांग्लादेश हो, बांग्लादेश तो अब बिल्कुल खत्म है, इनके पास ए टीम भी नहीं है, क्योंकि इनकी जो बेस्ट टीम है वो क्रिकेट खेल रही है। ए टीम ही बेस्ट टीम है और वही क्रिकेट खेल रही है। उसके नीचे तो जो भी है
सब चने मुरमुरे के जैसे हैं, किसी का आता पता नहीं, कोई नाम नहीं सुना, कोई नहीं जानता। ए टीम सिर्फ अगर किसी के पास अच्छी है तो वो इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, समवॉट साउथ अफ्रीका है। न्यूजीलैंड की भी उस कैटेगरी में नहीं आती है ए टीम। तो क्रिकेट को अगर आपको बचाना है फ्रेंचाइज क्रिकेट से, तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा आईसीसी या फिर ऑल द बोर्ड्स। क्योंकि ए टीम के साथ जब आपकी टीम लगी हुई होगी ना, तो वो किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे लीग क्रिकेट में नहीं जाएंगे। उनको पता है कि मैं ए टीम में अच्छा करूँगा तो मैं ऑटोमेटिक टीम अपने नेशनल टीम में वापसी कर पाऊँगा। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप्स लेनी होंगी। मैं आज वही सोच रहा था कि आज 5-7 साल में तो फ्रेंचाइज क्रिकेट टुक ओवर कर लेगी आईसीसी के मैचेस और इंटरनेशनल, मतलब वर्ल्ड कप को छोड़ दिया जाए या चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ दिया जाए या T20I के वर्ल्ड कप को छोड़ दिया जाए। उसके अलावा बायलैटरल तो सब खत्म ही हो गए हैं। कोई भी कंट्री बायलैटरल नहीं खेलना चाह रही है एक्सेप्ट टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में WTC का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो हार्ड डिसीजंस लेने होंगे आईसीसी को, बोर्ड्स को, क्रिकेट को बचाने के लिए अपने नेशन में, वरना क्रिकेट समाप्त है। फ्रेंचाइज क्रिकेट ओवरटेक कर लेगी कभी ना कभी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेंचाइज वाले हैं ना, वो उनको पैसे कमाने की लत लग गई है। अब पैट कमिंस आपका इंजरी से फर्स्ट टेस्ट से बाहर है, क्या पता हो सकता है उसको फ्रेंचाइज क्रिकेट ने ऑफर कर दिया हो कि आप इस टेस्ट सीरीज को नहीं खेलेंगे या फर्स्ट टेस्ट को आप ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ। क्योंकि क्रिकेटर्स के एजेंट्स अब इतने सारे हो गए हैं कि आपको नहीं पता चलेंगे कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन फ्लो कर रहा है। आईसीसी को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। दुनिया भर की लीग क्रिकेट है, उसके बाद रिटायर्ड वाले लोगों की है, उसके बाद फिर शारजा में हो रहा है, तो 100 हो रहा है, 100 हो रहा है, बहुत सारे हैं। इतने क्रिकेट का जो ओवरडोज है ना, वो घातक है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। एक ज़माना होता था यार कि हम लोग इंतज़ार करते थे, इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है फॉर ओडीआईज, इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका है ओडीआईज का, हम लोग वेट करते थे 90s में, 2000s में, इनफैक्ट 2010 के बाद भी हम लोग वेट करते थे कि इंडिया का डोमेस्टिक सीरीज चालू होने वाला है, या कोई अदर कंट्रीज इंडिया में आकर के 3 टेस्ट मैच, 3 T20I और 5 ODI खेलेंगे। बट आज के डेट में 5 ODI तो कोई खेल ही नहीं रहा है, सब 3-3 ODI पे आ गए हैं। वर्ल्ड कप से पहले अगर मतलब 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर के मैं 2027 के वर्ल्ड कप की बात करूं, तो कोई ऐसा जो उस टेस्ट उस वर्ल्ड कप के बाद कोई अगर डेब्यू किया होगा ना, तो कोई 50 मैच भी नहीं खेल पाएगा इन 2 वर्ल्ड कप के बीच में, कोई भी प्लेयर। तो कहां से तैयार होंगे? अब तो फ्रेंचाइज क्रिकेट और आपका T20I के आने के बाद से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो ODI और टेस्ट खेलना भी नहीं चाहते। इंजरी हो गया तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, मैं पैसे मेरे को और बनाने हैं, मतलब मनी प्रिंटिंग मशीन हो गए हैं वो। कोई हैरत की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया टीम खत्म हो सकती है कुछ सालों में, क्योंकि उनके पास बॉलर्स नहीं है उस कैटेगरी के, चाहे वो पैट कमिंस हो, चाहे हेजलवुड हो, चाहे स्टार्क हो या बोलैंड हो। इन चारों की एज ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद नेथन लियोन, वो भी सेम एज का है। हो सकता है वो एसएस के बाद आपका रिटायरमेंट ले ले, स्टीव स्मिथ ले ले, नेथन लियोन ले ले, एलेक्स कैरी का भी 30-32-33 साल चल रहा है, और जॉस इंग्लिश जिस तरीके से खेल रहा है, हो सकता है एलेक्स कैरी को भी रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़ जाए। बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के पास उस लेवल के, आज इंग्लैंड देखो कितना सफर कर रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के पास आफ्टर टिम ब्रेसनन, आफ्टर जेम्स एंडरसन, आफ्टर स्टुअर्ट ब्रॉड, उस लेवल के बॉलर ही नहीं आ पाए। और आज इंग्लैंड क्रिकेट सरवाइव नहीं कर पा रही है। मार्क वुड है, 2 मैच खेलता है फिर बाहर हो जाता है। जोफ्रा आर्चर है, 1-2 टेस्ट खेला फिर बाहर हो गए। ऐसे टेस्ट टीम नहीं बनेगी, ऐसे वनडे टीम नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईसीसी के पास कि वर्ल्ड क्रिकेट को बचाया जाए। वापस आते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के ऊपर। कल की जो प्लेइंग 11 है, मुझे जो लग रहा है
कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को ड्रॉप करके, या ड्रॉप नहीं, आप उनको रेस्ट करवा लीजिए और किसी यंगस्टर को मौका दीजिए वो तैयार हो सके। प्लीज़ इस बात मत सुनिए कि बहुत मुश्किल से टेस्ट को मौका मिलता है और सभी मैच आप खेलोगे तो फिर नीचे हमारी यंगस्टर की पुल तैयार नहीं होगी। हमें एक 7 से 8, मैं तो बोलता हूँ इनफैक्ट 10 बॉलर्स का पुल तैयार करना है जो फास्ट बॉलर्स हो। उसमें मुकेश कुमार आ जाए, उसमें खलील आ जाए, प्रसिद्ध कृष्णा आ जाए, शिवम मावी आ जाए, कमलेश नागरकोटी आ जाए, बहुत सारे भतेरे बॉलर्स हैं यार। इन सबको आपको लेकर के चलना है ताकि एक पुल बन सके और कभी भी इंजरी आए तो हम उसको रेडी कर सके। रेडी से याद आया, नीतीश कुमार रेड्डी को हम पोटेंशियल ऑलराउंडर के तौर पे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव है। बिकॉज अगर हमको बाहर जाके सेना कंट्रीज में मैच जीतना है तो हमें ऑलराउंडर्स चाहिए होंगे जो कि आपका कम से कम 10 से 12 ओवर बॉल कर सके और बैटिंग कर सके 7वें या 8वें नंबर पे। इससे टीम को कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि आप बाहर स्पिनर ऑलराउंडर नहीं खिला सकते। आप इंडिया में स्पिनर ऑलराउंडर खिला लो, 3 खिला लो, 4 खिला लो, लेकिन बाहर आपको पेसर चाहिए होंगे। जब सीम कंडीशन होती है, स्विंग कंडीशन होती है, वहां पर आपको उस तरीके का बॉल। नीतीश कुमार रेड्डी को आपको एज ए बॉलर ट्राई करिए, और नीतीश कुमार रेड्डी में पोटेंशियल है कि वो अच्छा बॉलर बन सकता है। पहले हमारे पास ये रोल प्ले शार्दुल ठाकुर किया करते थे कि 8वें नंबर पे बैटिंग कर लिया और बॉलिंग आपका 140-135 के आसपास उसने मेंटेन करके चलता था। तो नीतीश कुमार रेड्डी का बहुत अहम रोल है, उसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक बैकअप ऑलराउंडर हम और तैयार करें, मेरा तो ये कहना है। वो बैकअप ऑलराउंडर आपका बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसको हम ढूंढ सकते हैं और टीम में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये तैयारियां हम आज से करेंगे। देखिए, गौतम गंभीर एज ए कैप्टन मेरे को कभी भी उस पर काबिलियत पे कभी भी डाउट नहीं रहा। एज ए पर्सन भले मैं उसको लाइक करूं, डिसलाइक करूं, बट एज ए कोच ही इज फार मोर गुड और सुपीरियर कोच देन एनीवन एल्स। उसने जो बेट लगाया है यार, वो पेड ऑफ हुई है। उसके ऊपर कितनी तलवारें लटक रही थी, कितनी तलवारें लटक रही थी उसके ऊपर कि आपने टीम को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, न्यू प्लेयर्स को लेके जा रहे हो, बट वो डिलीवर करवाया ना। इंग्लैंड में हमने 2-2 से सीरीज बराबर की। ठीक है, तो गौतम गंभीर के पास शार्प स्किल है, शार्प ब्रेन है, और वो क्रिकेट खेला हुआ बंदा है, तो उसको पता है कि कहाँ से हमको आउटपुट निकालना है, कहाँ से हमको प्लेयर को तैयार करना है। गौतम गंभीर बहुत सुलझा हुआ आदमी है यार। डिनर पार्टी अभी होस्ट किया था, उसमें भी दिखा हम लोगों को कि वो टीम बॉन्डिंग क्या करवाना चाहता है। और जरूरी होता है यार, कोच और कैप्टन के बीच में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इससे एक अलग बॉन्डिंग, एक अलग लेवल का ट्रस्ट और एक अलग लेवल की जो अटैचमेंट है ना, वो तैयार होती है। जो फाइटिंग स्पिरिट आती है वो इसी सब चीज़ों से आती है। अब इस टेस्ट मैच में साई सुदर्शन के ऊपर नज़र होगी, नीतीश कुमार रेड्डी पे होगी, विकेट कोई भी ले, लेकिन ये दोनों किस तरीके से बैटिंग और बॉलिंग कर रहे हैं, मेरा फोकस इस पे होगा। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को हम तैयार करेंगे तभी जा कर के वो सेना कंट्री में डिलीवर करेगा। और नीतीश कुमार रेड्डी से अगर हमें 2-3 विकेट मिल जाते हैं तो वो प्लस पॉइंट है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग में क्या कर सकता है ये हम लोगों ने देखा हुआ है। चाहे वो IPL हो, चाहे वो आपका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, वहाँ पे उसने सेंचुरी भी लगाई। नीतीश कुमार रेड्डी, सॉरी, हर्षित राणा के ऊपर भी हमारा यही है। हर्षित राणा अगर बॉलिंग कर लेता है, 20-22 ओवर निकाल लेता है और कुछ रन्स बना लेता है, ही हैज़ डन ए फार मोर बेटर जॉब देन नंबर 3 बैट्समैन और नंबर 5 बैट्समैन। ठीक है, ध्रुव जुरेल को यहाँ पे फिर से मौका मिलेगा, किस तरीके के वो खेल रहा है, क्योंकि ध्रुव जुरेल जब तक परफॉर्मेंस करता रहेगा तब तक ऋषभ पंत के ऊपर तलवार लटकी रहेगी बॉस। उसने गौतम गंभीर ने हर प्लेयर का एक सब्स्टिट्यूट निकाल रखा है। तुम नहीं तो तुम नहीं तो तुम।
गौतम गंभीर बहुत ही शार्प माइंड बंदा है बॉस। एज ए कोच कभी भी डाउट मत करना उसके ऊपर। आज बोला ना सूर्य कुमार यादव ने अपने एक पॉडकास्ट में कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, उनका क्या गेम प्लान है, ये मैं अच्छे से समझता हूँ। संजू सैमसन को ओपनर से हटा करके बीच में खिलाना और वो भी मास्टर स्ट्रोक के फाइनल में वो अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया। तिलक वर्मा को वो कॉन्फिडेंस देना कि नहीं तुम नंबर 3 नंबर 4 पे खेलोगे। दुबे को वो ओपनर बॉलिंग बना करके खिलवा दिया और उसने अच्छा डिलीवर भी कर दिया। ये सब टैक्टिकल मूव्स है जो कि एक कैप्टन लेकर के आता है, कोच लेकर के आता है टीम में। तो ये ओडीआई टेस्ट सीरीज हम नज़र पे रखेंगे। कल डे 1 लंच के बाद हम फिर मिलेंगे, किस तरीके से क्या परफॉर्मेंस किसकी होती है उस पर बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।